आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 9 को। अगस्त 2021 में दिया गया मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। और आप इसकी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके पास स्क्रीन पर बांग्ला वर्जन का क्वेश्चन दिख रहा है और इसी क्वेश्चन का हिंदी में रूपांतरित करके इसकी स्टडी पॉइंट्स सिलीगुड़ी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं। वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल आज तक नहीं है, इसलिए बांग्ला का ही हिंदी में रूपांतरण करके उसका आंसर लिख के इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके पास लेके आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सारे थंबनेल्स को देख पा रहे होंगे। जो वीडियोस इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के अगस्त 2021 सेकेंड सीरीज़ के नाम से भी वेबसाइट पर यह क्वेश्चन पेपर मिलता है, दिख रहा है। आप इन थंबनेल को देखकर अगस्त महीने का जो भी मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसको जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिन समय गंवाए मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 हिस्ट्री क्लास 9 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए, कलम ए को कलम बी के साथ मिलाना है, मतलब स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलान करना है। सबसे पहला देखिए 1.1 में यंग इटली, तरुण इटली, सही आंसर इसका होगा बी नंबर जोसेफ मेजनी। आप याद रखिएगा जोसेफ मेजनी ने अपने प्रयास से 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक समिति की स्थापना की थी। तरुण इटली एक गुप्त समिति थी जिसका कार्य मात्र षड्यंत्र करना ही नहीं था, वरन इटली के लोगों को शिक्षा देकर उनमें देशभक्ति और देश के प्रति कर्तव्य की भावना उत्पन्न करना था। इस चीज़ को याद करके रखिएगा, यंग इटली मेजनी के द्वारा बनाया गया संस्था था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी लैंप देखिए, सर हैम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया और सर हैम्फ्री डेवी कोयला के खदानों में काम करने वाले मजदूरों को मीथेन गैस के कारण से आग लग जाती थी, उससे बचाने में सेफ्टी लैंप काफ़ी मददगार हुआ करता था। 1.3 देखिए, यूटोपियन समाजवाद, सा सीमो सही उत्तर है। और 1.4 को देखिए, रक्त और लौह नीति। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, लौह और रक्त नीति यह सिद्धांत बिस्मार्क के द्वारा था। बिस्मार्क ने प्रशिया की सैन्य शक्ति की वृद्धि और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। बिस्मार्क प्रायः कहता था कि व्याख्यानों और प्रस्तावों से युग की समस्या नहीं सुलझेंगी, उन्हें रक्त और लौह नीति मतलब तलवार के सिद्धांत की सहायता से सुलझाया जा सकता है। इस कारण बिस्मार्क ने प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण सैनिक शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता था। ठीक है, तो यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया एक प्रयत्न था जिसके द्वारा उसने जर्मनी का एकीकरण कर पाया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सही गलत आपको निर्धारण करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको बताना है। ठीक है, देखिए 2.2 को, तो इसमें सही उत्तर क्या है ध्यान से देखिए और समझिए। दूसरा गणतंत्र फ्रांस में 1848 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यह सही है या गलत, तो यह क्या होगा, सही होगा। तो आप सही लिख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड दुनिया का कारखाना के रूप में जाना जाने लगा, यह भी क्या है, सही है। ठीक है, हिटलर की भाषा में इटली था सिर्फ एक भौगोलिक परिभाषा। ठीक है, तो यह गलत है। ठीक है, तो इसको गलत लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर, रूस और तुर्की के बीच एड्रियनो पॉल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह सही है, तो इसके लिए आप सही लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 हिस्ट्री क्लास 9। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कन्फ्यूजन किस जगह पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 3.1, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। रिसर्जिमेंटो क्या है? रिसर्जिमेंटो इटली के पुनर्जीवन का आंदोलन था जिसने राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को अनुप्रेरित किया था 1815 ईस्वी के बाद। ठीक है, देखिए 1815 ईस्वी के बाद इटली में राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुए विद्रोह के फलस्वरूप हजारों व्यक्तियों को कारागार में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया और हजारों क्रांतिकारियों को निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरह से होने के कारण से इन निर्वासित, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा निर्वासित, इन निर्वासित व्यक्तियों में कौन कौन था? कार्दोसी था, अल्फ्राई था, फास्केलो था, लियोपार्डो था। ठीक है, तो इन सब लोगों ने मिलकर, आदि प्रमुख विचारक और लेखक थे, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन तैयार किया। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप निर्वासित नोट किए रहिएगा। ठीक है, तो कौन कौन था? कार्दोसी, अल्फ्राई, फास्केलो, लियोपार्डो आदि प्रमुख विचारक थे। इन लोगों के द्वारा इटली में चलाया जाने वाला प्रतिरोध आंदोलन जो मुख्य रूप से नैतिकता प्रधान था और जिसका आधार इटली का प्राचीन गौरवमय इतिहास था, इसी आंदोलन को क्या कहा जाता था? रिसर्जिमेंटो कहा जाता था। ठीक है, तो याद करके रखिएगा, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? इन व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, इनको जेल में डाला गया था वह याद रखना है और निर्वासित किया गया काफ़ी लोगों को, यह याद रखना है। उसके बाद में इन लोगों के द्वारा प्रतिरोध आंदोलन जो था, इस पॉइंट को याद रखना है। और इन लोगों का उद्देश्य क्या था? नैतिकता प्रधान था। ठीक है, और इन लोग का मेन उद्देश्य था इटली का गौरवमय इतिहास। तो यह जो आंदोलन हुआ इसी को ही रिसर्जिमेंटो कहा जाता है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 3.2 को देखिए ध्यान से, इसमें देखिए घेटो किसे कहा जाता है दिया गया है। हिटलर के शासनकाल में जर्मनी में यहूदियों को गैर नागरिक समझा जाता था। ठीक है, देखिए गैर नागरिक समझा जाता था। उनके रहने के लिए पृथक बस्ती होती थी, अलग बस्ती में रहते थे जिनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता था। ऐसे ही पृथक जो बस्ती थी उसे ही घेटो कहा जाता था। ठीक है, तो पृथक बस्ती को ही घेटो कहा जाता था। पृथक बस्ती याद करके रखिएगा, पृथक बस्ती को घेटो कहा जाता था। इन घेटों में यहूदियों का जीवन नर्क तुल्य था। ठीक है, नर्क तुल्य था। देख लीजिए, ये लोग गरीबी का जीवन बिताते थे, अतः वे लोग क्या थे? रोगी की तरह दिखते थे, दुबले पतले मरियल से दिखते थे। इस चीज़ को याद करके रखना है आपको। तो याद क्या रखना है, इसमें कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है? यहूदी, जर्मनी के यहूदी, उन्हें गैर नागरिक समझा जाता था, पृथक बस्ती में रहते थे, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, और जो पृथक बस्ती में रहते थे उसी बस्ती को, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता था, उन जर्मन के यहूदियों के बस्तियों को घेटो कहा जाता था। यह पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मुक्ति जार किसे कहा जाता है और क्यों? जार आपको याद करके रखना है, जार किसको बोलते हैं? रूस के राजा को जार कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा, जो रूस का सम्राट है उसको जार कहा जाता है। तो लिबरेटर जो सम्राट था, मुक्ति दिलाने वाला जो सम्राट था या मुक्ति दिलाने वाला जो राजा था, किसको कहा जाता है? यह क्वेश्चन है। और क्यों कहा जाता है? तो देखिए, राजा निकोलस, यहाँ पे देखिए राजा निकोलस, तो मतलब जार निकोलस, क्योंकि हम लोग रूस के इतिहास में हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ के राजा को जार बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए।
तो जार निकोलस प्रथम यह जो है उन्हीं का पुत्र था। जार अलेक्जेंडर सेकंड को मुक्ति जार कहा जाता है। ठीक है, जार द लिबरेटर कहा जाता है। याद करके रखिए इस पॉइंट को। कौन है? अलेक्जेंडर सेकंड, इसी को लिबरेटर कहा जाता है, जार द लिबरेटर। क्या हुआ था, क्यों कहा जाता है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग उसके जो कारण है उसको हम लोग देखेंगे। सन 1861 ईस्वी के पहले रूस की लगभग आधी आबादी दास प्रथा प्रभावित थी। ये दास श्रमिकों के रूप में जमींदारों के लिए काम करते थे। उनको निकालना, मारना, दंड देना जमींदारों के अधिकार की बात थी। वे जैसा चाहते थे जमींदार, वैसे ही इन लोगों के साथ बर्ताव करते थे। उन पर तरह तरह का अत्याचार किया जाता था, उनसे बिगाड़ लिया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। समाज में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, देख लीजिए। इससे छुटकारा पाने के लिए कई दास साधु बनकर घूमने लगे और चोरी डकैती करके जीवन निर्वाह करने लगे थे। आगे देखिए, यही मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको एकदम ध्यान से आपको नोट करना है और छोड़ना नहीं है इस पॉइंट को। देखिए, कृषक दासों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रथम सफल प्रयास अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया। दासत्व के उन्मूलन के लिए जार ने एक आयोग नियुक्त किया। देख लीजिए, आयोग बनाया। उसने 1859 ईस्वी में शाही जागीरों के समस्त दासों को उन्मुक्त कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। किंतु 3 मार्च 1861, देख लीजिए, इसीलिए 1861 के पहले बोला गया है वहाँ पर। तो 3 मार्च 1861 को जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दासों की मुक्ति के लिए मुक्ति राजाज्ञा, एक राजा का आज्ञा निकाला। ठीक है, मुक्ति एक फरमान निकाल दिया, एक ऑर्डर निकाल दिया, जिसको बोला गया मुक्ति राजाज्ञा निकाला। इसके फलस्वरूप देश 4.5 करोड़ कृषक दासों के स्वतंत्र हो जाने से क्या हुआ, ये सब जो किसान थे आज़ाद हो गए और इन 4.5 करोड़ कृषक दासों में 2 करोड़ 30 लाख राज्य परिवार के अधीन दास थे, किसान थे, और शेष जो थे कुलीन, चर्च और अन्य संस्थाओं के अधीन थे। तो इन सभी की मुक्ति मिल गई। ठीक है, और इसी कारण इस घटना को रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, तो इसी कारण जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता या मुक्ति जार, जार द लिबरेटर कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।